माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है। मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परपाटियां, अनुभव रहे, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, विविधता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें।
आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का यह प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृत काल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है, तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज
संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई हैं। यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी
मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूंगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है, यत् भावो तद् भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद् भावो तद् भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारा संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से संविधान के जो स्पिरिट है उन मानदंडों को लेकर के, नए संकल्पों के अनुसार नई भाव को लेकर के, नई भावना को लेकर के मैं आशा करता हूं। अध्यक्ष जी, आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे। हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा में खरे उतरें, हम अनुशासन का पालन करें
देश हमें देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां वेदों में कहा गया है, सम्यच्च सब्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, अर्थात हम सब एकमत होकर एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं, और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्रहित के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है। न कोई इधर का है न उधर का है, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे। मुझे आशा है कि इस नई शुरुआत के साथ इस संवादीय के वातावरण में और इस संसद के पूरे डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य हम प्रेरणा देंगे। संसदीय परंपराओं की जो लक्ष्मण रेखा है, उन लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए, और वो स्पीकर महोदय की अपेक्षा को हमें जरूर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल ये समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। G20 की अध्यक्षता, विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा, आज दुनिया इसका स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है, हमें मानव जाति की विकास यात्रा में उस नए पड़ावों को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र के विकास यात्रा में हमने नई मंजिलों को पाना है, तो यह आवश्यक है कि विमेन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें, और G20 में भारत की इस बात को विश्व ने स्वीकार किया है। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं।
आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जनधन योजना शुरू की। 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट के धारक बनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है, नया विश्वास देता है। जब मुद्रा योजना रखी, ये देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी 10 लाख रुपए की लोन देने की योजना, और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर, ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई, महिलाओं का मालिकाना हक बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर देश की विकास यात्रा में ऐसे माइलस्टोन आते हैं जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुल पल जीवन में प्राप्त होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। हम सबके लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में
हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं, और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो सर्वसम्मति से जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, सर्वप्रथम हमारे लोकसभा की स्पीकर, हमारे अभिभावक, आपको सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप ये नए सदन में आज नया शुरुआत करने का पहल किए हैं, और इसके साथ साथ हमारी देश की हर नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी देना चाहते हैं। और सत्ता पक्ष और विपक्ष
हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मंजिल की पार कर, नया मंजिल की तलाश कर। तुझे अगर दरिया मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। ये हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बने, हजारों लाखों शहादातों की चलते, खून पसीना बहाने की चलते हमारे देश आजाद हुई थी। और इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की आजादी लाने में जो अपना खून पसीना बहाया, मेहनत की, दिन रात एक करते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से निकल के आजादी की रास्ते ले गए थे, उन सबको भी नमन करता हूं। ये नए सदन से, ये आप लोगों का ही विरासत, जो विरासत के चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला, और वही विरासत को आगे ले चलते नया संसद में हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रयास करेंगे। यही मनसा के साथ ये नया सदन में पाए रखे हैं। मैं ये पहली बार इसके अंदर आते हैं, किसी ने पूछा था कि एक बार चलो नया सदन को देख लिया करो। मैंने कहा नहीं, अगर जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सदन के हर कोने से परिचित होंगे। से नया सदन की ये कल्पना ये नहीं है सर। हमारे पूर्व लोकसभा की सांसद श्रीमती मीरा कुमार जी, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाई थी। उन्होंने ये भी कही थी कि हमारे जो भवन वो चुप से हुए रोते हैं, साइलेंटली वीपिंग। हमारे और एक महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही, सुमित्रा महाजन, भी ये गुहार लगाते थे कि हमें नया एक संसद, एक नया भवन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे खामियां धीरे धीरे निकल आते हैं। अच्छा हुआ देर सवेर नया संसद हमें मिले हैं, और इस सरकार जो आज सत्ते पे है, इन्हीं सरकार की इस पहल की चलते नया सदन बने हुए हैं। तो इसमें हम ये सबका है, ये कोई पार्टी के नहीं, कोई व्यक्ति के नहीं, सबका है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि देश में कार्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, देश सबका है। ये सिर्फ एमपी का नहीं है, ये देश, ये पार्लियामेंट सिर्फ एमपी का नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिकों की इसमें हिस्सा है। तो ये हमारे देश की संपदा माना जाता है। अटल जी भी कहते थे, होने ये ना होने की ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से कोई यहां हो या ना हो, हमारा ये ट्रेडिशन, ये विरासत, ये चलते रहेंगे। जितने दिन ये देश हिंदुस्तान है, उतने दिन ये हमारे ये विरासत आज हम कल दूसरों ने ये लेते आगे निकलेंगे। सर, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी और आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहते हैं, जो भी करे आप लोग,
ये मान के चलिए कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। ये संविधान मान लीजिए हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल से कमी नहीं है। ये संविधान जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। हम भी चाहते हैं कि सत्य की मार्ग पर हम आगे निकले और हमारे देश को सारे दुनिया में हम रोशन करें। सर, ये संविधान में ये लिखा गया पहली पन्नों में, जिसको हम कहते हैं कि प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल में ये लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens. Sir, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice. Justice for what? Social justice, economic and political justice. Liberty. Liberty for what? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. सर हो गया सर? प्रधानमंत्री तो काफी बोले सर, कुछ बोलने दो। आप इजाजत दो यहाँ से बैठ के। सर संविधान पढ़ रहा हूँ ना सर। आप पढ़े ना संविधान? Sir, equality for what? Equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity. Fraternity for what? Assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Sir, the Women's Reservation Bill, undoubtedly the most historic day today. In fact, the Women's Reservation Bill that seeks to reserve at least 33% quota in the Lok Sabha and the state assemblies has been pending for nearly 27 years. Prime Minister Modi now urges for the bill to be passed. In fact, while speaking on the Women's Reservation Bill, Prime Minister Modi has said past governments could not pass it. He is probably blessed by God to make this move. Prime Minister Modi presents the Women's Reservation Bill in the Parliament. You see the live visuals as proceedings coming to fore. Nari Shakti Vandan, that's what the bill is going to be called. Let's have a listen. अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज
23 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें। इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त कर When India attained, sir, ये सुनिए, इतिहास सुनिए। When India attained independence from the British, the then Viceroy Lord Mountbatten posed a question to be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to India hands? Sir, गृह मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं सर कृपया अलो कर दिया जाए सर माननीय गृह मंत्री जी मैं माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रॉ करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा को विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। अर्जुन मेघवाल जी, आप जब एक मिनट आप सीट बैठे।
कंक्लूड कर दो प्लीज, बेटे कंक्लूड करो आप प्लीज। पहला दिन है, इतना बात बोलते हैं पहले दिन में, आप प्लीज अपनी सीट बैठे कंक्लूड करें आप। अधीर रंजन जी धन्यवाद देते हैं। Sir, Lord Mountbatten posed a question to the to-be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to Indian hands? Nehru then consulted Raja Gopalachari, commonly known as Rajaji, who went on to become the first Viceroy of India. Rajaji identified the Chola model, where the transfer of power from one king to another was sanctified and blessed by high ruler. The symbol used was the handover of Sengal or scepter from one king to his successor. A golden scepter was crafted by Bhumidhi Bangaru Chetty, a famous jeweler in the Madras presidency. The makers of the Sengal, Bhimudhi Etarajulu and Bhumudhi Sudhakar, are living in Chennai. Sir, इतिहास बता रहा हूँ, कुछ नहीं. On August 14, 1947, the deputy high priest of Thirubhadu Thurai Adiman, Nagasaram player Rajaranti Pillai and Odhuvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to Delhi capital from the then Madras presidency. The ceremony was conducted as per Tamil tradition, and the Sengal was handed over to Nehru at his house. Okay. इसमें नई बात कुछ नहीं है सर, ये लेकर ऐसा सर बनाया जाता है माहौल कि ये कुछ नई आजादी हुए हैं हमारे देश पे, कुछ हो रहे हैं। सर, मैं बहुत सारे सलाह है सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये सदन, ये ऐसा मत समझिए कि ये ईंट काटर पत्थर की सदन है सर। ये सदन, it is not built with bricks and mortars only. It is the soul of our India, the soul which was long suppressed, find utterance in the wake of attaining independence. Sir, again I am saying that soul should not be suppressed again by any design. That is my view, and I am concluding the speech because sir, I do not find the adequate time to make my point forward. गृह मंत्री जी, अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज। मैं आगे कहता हूँ प्लीज, मैं आगे कहता, माननीय सर प्लीज, आप बैठ जाइए, मुझे पूरा तो प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, कल्याण जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड, सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है।
नई टेक्नोलॉजी है संसद की अपलोडेड और भी नई है। टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख ले अपलोडेड भी है, बिल अपलोडेड लोड भी कर है, दिया है। अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए, इसमें भी लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं सर आपके अनुमति से सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये जो बिल आया है वो अपलोड हुआ है। सर कृपया चेक करने के लिए बताइए, मेरा इतना ही निवेदन है। मैं अध्यक्ष जी बोलना चाहता हूँ कुछ। अध्यक्ष जी मैं बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता सर्कुलेट हूँ। कर दिया ना आपने, ये अपलोड है, अपलोड है साहब, बता दे बिल अपलोडेड है। गौरव जी, यू कैन सी द बिल। आप इसमें अपलोड है बिल। अधीर रंजन जी, ये अपलोड है। मैं अध्यक्ष जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। आर्टिकल 330A के माध्यम से तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन हाउस ऑफ पीपल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है। आर्टिकल 332A है इस में है इस I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary list. It is already uploaded, sir. We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila reservation bill, let them clarify, sir. It is there, sir. Let them understand, sir. It is already there. ये तो है, sir, already. है मेरे अभी जो इधर रखा है टैब, ये टैब में आ रहा है. You please try to understand the technology. हम आज भारत में डिजिटल इंडिया के बात कर रहे हैं. चेक करा दो गौरव जी, चेक करा दो कृपया. चेक करिए, प्लीज चेक मिस्टर गौरव. डिजिटल कंसोल में एसएमएस में भी है, चेक. ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है. आप चलो एक मिनट देख लो. सबके डेस्क पे है, उनको रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए. रिवाइज लिस्ट ऑफ अर्जुन जी आप कंटिन्यूस कीजिए. ठीक, अध्यक्ष जी इनको शांत कराइए. आप तो कंटिन्यूस कीजिए. अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण. अधीर रंजन जी सुनिए, 2 मिनट सुनिए. मैं वही बोल रहा हूं. अध्यक्ष जी, द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल. अधीर रंजन जी सुनिए थोड़ा. आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा. किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं. उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं. एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है. और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन
की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं आपको एक समझाना चाहता हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 मेंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी, उसमें बालू जी यू कैन सी नाउ, you can see now, bill also in your hand, बालू जी you can sit now। एक मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है केवल, कल बिल पर बिल डिबेट होगी जब आपने विचार रख करना। अर्जुन जी बेंकवाल। हाँ अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? आप बैठिए, एक बार बताता हूं मैं आपको, और इतिहास भी सुनिए कल्याण बजट जी। ये सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में भी करेंगे हम। आप सुनिए कल्याण जी, राज्यसभा में भी लाएंगे। देखिए सबसे पहले ये बिल, मैं इतिहास बता रहा हूं उसका। सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया, वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया, और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया और इन लोगों ने पारित नहीं किया, जानबूझ के पारित नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ना बताता हूँ अधीर रंजन के लिए। अभी सुनिए, आप सुनिए द प्रोविजन। ये इसके बाद मैं अधीर रंजन जी, देखिए आर्टिकल 107। अरे सुनो तो सही। मैं अध्यक्ष जी इसके बिल के प्रावधान में मैं देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करते देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कोट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, कोट अनकोट। बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान की
प्रगति कैसे नापते हो, व्हाट इज द पैरामीटर कि ये समाज या देश, ये राष्ट्र उन्नति कर रहा है। तो बाबा साहब ने एक कोट कहा था, उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड, विच वुमेन हैव अचीव्ड। महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है। ये बाबा साहब ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था इसी सेंट्रल हॉल में, जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ, कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी। इसको कौन दूर करेगा? आने वाली सरकारों का ये इसका काम होगा। लेकिन ये नहीं कर पाए जो सरकारें आई। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, तो जन धन अकाउंट आया, एक महिला के अकाउंट, एक के अकाउंट नहीं, ये असमानता थी। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास, एक के घर कच्चा, एक के पक्का, ये असमानता थी, जिसकी ये बात अधीर रंजन की कर रहे थे। एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, ये असमानता थी। एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं। एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं। एक के घर नल से जल और एक के घर नल से जल नहीं। और मुद्रा योजना में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्टैंड अप इंडिया में भी 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन। ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा और ये दिशा भी देगा। इसलिए मैं इसकी अनुमति चाहता हूं आपसे। ये नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वुमेन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill. Honorable Speaker sir, Honorable Speaker sir, I introduce the bill. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 श्री किरेन रिजिजू जी। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं लोकसभा में आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित प्रपत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 2 श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। नंबर 3 महासचिव। आइटम नंबर 3 महासचिव। Sir, I lay on the table the following bills passed by the Houses of Parliament during the 12th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on 21st July 2023. The Cinematograph Amendment Bill 2023, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023, the Scheduled Tribe Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2023, the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, and the Mediation Bill 2023. I also lay on the table a copy each, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of following bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President: the Biological Diversity Amendment Bill 2023, the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023, the Forest Conservation Amendment Bill 2023, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023,
the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023, the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023, the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023, the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023, the National Dental Commission Bill 2023, the Digital Personal Data Protection Bill 2023, the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023, the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023, the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023, the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, and the Pharmacy Amendment Bill 2023. माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम में उल्लिखित सभा भवन लोभी दीर्घाओं का तात्पर्य संसद के भवन से होगा, जिसे भारत के संसद के भवन के रूप में नामित किया है कि सभा भवन और लाभी और दीर्घाओं से है। माननीय सदस्यगण, आज सुबह जहां हम एकत्रित हुए थे उस बिल्डिंग को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। All right, viewers, history has been etched with the Nari Shakti Vandan Adhiniyam bill. Huge development right now on the floor of the Lok Sabha. We're going to get down into the fine print of it, what it means in terms of what the bill entails. It's been tabled today. It's going to be up for discussion tomorrow. But having said that, this is history in the making, viewers. India standing on the cusp of history with what I just said, and it's been etched with the Nari Shakti Vandan Adhiniyam bill, the Women Reservation Bill.